नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर भूमिका अब निखिल के साथ जब मारवा हाउस में आती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ से पूछती है कि उन्होंने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी यहाँ पर उसके पापा उसके और निखिल की शादी की बात कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सुहासिनी मारवा की आवाज़ आती है और कहती है, भूमिका तुम अपने दादाजी की ब्लेसिंग नहीं लोगी क्या। अब ये सुनते ही भूमिका अपने सेंस में आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दादाजी। भूमिका की इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, गुड मॉर्निंग भूमिका, वैसे कहाँ पर थी तुम? मैंने सुना है स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है तुमने। ये सुनते ही भूमिका कहती है, जी दादाजी, मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। वैसे सच कहूँ तो आपको यहाँ पर देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। भूमिका की इस बात पर धर्मराज मारवा कहते हैं, मुझे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर मारवा हाउस में ये सब धर्मराज मारवा के आने से बहुत ही खुश थे, तो दूसरी तरफ राजमहल में धनंजय पीरामल इधर अपनी ही सोच में थे। धनंजय पीरामल अपने रूम की खिड़की के पास खड़े थे और वो भी यही सोच रहे थे कि क्या ये नया किंग उनकी हेल्प करेगा या नहीं। क्योंकि एक समय था जब करण और धनंजय ने इस केस के लिए अपनी जी जान लगाई थी, तो तब एक बार वो वहाँ पर बूढ़े किंग से भी मिले थे और इस केस के सिलसिले में, और उस समय बूढ़े किंग ने इन दोनों की हेल्प की थी। इन दोनों को आश्वासन दिया था कि वो इनकी हेल्प करेंगे, इसलिए वो भी यही सब सोच रहे थे कि पता नहीं ये नया किंग भी बूढ़े किंग की तरह इनकी हेल्प कर पाएगा या नहीं। अब यहाँ पर वो यही सोच रहे थे कि तभी उनके फ़ोन पर अब एक इंटरनेट कॉल आ जाता है। उन्होंने जैसे अब अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए उठाया तो उन्हें सामने से आवाज़ आती है, कैसे हो धनंजय। अब जैसे ही ये आवाज़ धनंजय इस आवाज़ को सुनकर एकदम से ही उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और ऐसा ही उनके मुंह से निकल जाता है, आयशा तुम इधर। इस बात पर उन्हें सामने से आवाज़ आती है, हाँ मैं आयशा। लेकिन क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है क्या धनंजय? अरे पिछले 6 महीने से मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो के तुमसे बात ही नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि धनंजय मैं ही तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम्हें मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले इन 6 महीने में तुम कम से कम एक बार तो मेरा फ़ोन उठाते, एक बार तो मुझसे बात करने की कोशिश करते। इधर आयशा मारवा की ये शिकायत भरी बातें सुनते ही अब धनंजय पीरामल को हैरानी होती है और वो इधर अपनी ही सोच में थे कि तभी यहाँ पर आयशा की फिर से आवाज़ आती है और आयशा की आवाज़ को फिर से दूसरी तरफ से सुनकर वो अपने सेंस में आते हैं। जब सामने से धनंजय पीरामल के कानों में आवाज आती है कि धनंजय मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि आयशा मारवा यहाँ पर धनंजय को कुछ भी कहती कि तभी धनंजय को सब कुछ आ जाता है और उसकी इस बात को सुनने पर अब धनंजय पीरामल, जो कि पहले अपने आप को काफी रोके हुए थे, लेकिन अब वो गुस्से से कहते हैं, देखो आयशा, अब हमारे बीच में बात करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो अभी तुम मेरी मानो और मुझसे बात करना बंद करो आयशा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस अक्षय वर्मा के साथ देखा है। अरे तुम उस अक्षय वर्मा के साथ थी और जो देखा है ना, सच कहूँ तो उसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार कह दिया होता आयशा तुमने कि तुम अक्षय से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। अगर मुझे तुम एक बार अपने मुंह से अपनी ये बात बता देती तो आई गो टू स्वेयर आयशा, मैं खुशी खुशी तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाता। अरे मैं तो अभी भी इसी भ्रम में था कि शायद तुम अभी भी मुझसे पहले की तरह प्यार करती हो, लेकिन नहीं आयशा, तुम
तुम उस शख्स के साथ ही खुशी थी। अरे मुझे अंधेरे में रखने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? एक बार मुझे कहकर तो बोलती, देखती फिर मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाता। अब धनंजय ने यहाँ पर जो कुछ भी आयशा यानी कि नताशा को जब अक्षय वर्मा के साथ देखा था तो उसकी ये बातें वो उसे कहता है तो ये सुनते ही, क्योंकि आयशा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, आयशा मारवा तो खुद किंग के पैलेस में काफ़ी समय से रह रही थी। इसलिए धनंजय की इन बातों को सुनकर अब आयशा कहती है, धनंजय मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? साफ साफ कहो। आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो आयशा, ज़्यादा नाटक करने की तो ज़रूरत नहीं है। बस मुझे इतना बता दो, क्या राहुल तुम्हारा और अक्षय का ही बेटा है? क्योंकि मुझे भी ये सच जानना है। अब यहाँ पर जैसे ही धनंजय ने ये कहा, ये सुनते ही तो मानो आयशा के को होश ही ना हो, उसे यहाँ पर एक 440 वोट का एक झटका लगा हो। और यहाँ पर अब धनंजय अब दूसरी तरफ से हेलो हेलो ही कहता रह गया था, लेकिन उसे सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि धनंजय के इस सवाल से, क्योंकि ये यहाँ पर आयशा के करैक्टर के ऊपर एक सीधा आयशा के लिए एक थप्पड़ था, जिसे सुनकर वो यहाँ पर पूरी तरह से सदमे में थी। तो यहाँ पर अब दूसरी तरफ से आयशा का कोई भी जवाब ना पाकर धनंजय पीरामल अपनी सोच में थे कि तभी अब उनका दरवाजा नॉक होने लगता है। इधर जैसे ही धनंजय पीरामल को दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी यहाँ पर दरवाजे के पास जाते हैं और जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो उनके सामने यहाँ पर आलिशा खड़ी थी, जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। अब ये देखकर अब धनंजय पीरामल अब इशारे में से ही अपने हाथ को हिलाकर अब आलिशा से पूछते हैं, फ़ोन पर कौन है आलिशा? इधर यहाँ पर धनंजय पीरामल के इशारे को समझकर अब आलिशा कहती है, वो आयशा आंटी से बात कर रही हूँ। और ये कहते हुए ही आलिशा भी यहाँ पर फ़ोन पर कहती है, आंटी देखिए, मैं भी यहाँ पर मामा जी के कमरे में ही हूँ, आप मामा जी से बात कीजिए। और ये कहते हुए ही आलिशा अपने फ़ोन को धनंजय पीरामल को दे देती है। इधर जब धनंजय पीरामल आलिशा के फ़ोन को देखते हैं तो आलिशा तो यहाँ पर लास्ट पिछली 20 मिनट से आयशा से ही बात कर रही थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उसकी स्क्रीन पर देखा तो धनंजय को यहाँ पर एक बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि धनंजय तो खुद अपने कमरे में आयशा से इंटरनेट कॉल पर बात कर रहे थे, तो आलिशा आयशा के साथ लगातार 20 मिनट से कैसे बात कर सकती थी। उन्हें यहाँ पर काफ़ी हैरानी थी और वो अपनी सोच में ही थे कि तभी आलिशा अब अपने मामा जी को कहीं खोया हुआ देखकर अब फिर से कहती है, मामा जी क्या हुआ आपको? बात कीजिए ना। वो आयशा आंटी बात कर रही हैं। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल अब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो कहते हैं, हाँ मैं बात करता हूँ। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल फ़ोन को अपने कान पर लगाकर हेलो कहते हैं तो सामने से उन्हें आयशा मारवा की ही आवाज़ आती है, जो कि भी कह रही थी, हेलो धनंजय, कैसे हैं आप? इससे पहले कि धनंजय पीरामल आयशा को कोई भी जवाब देते कि तभी धनंजय पीरामल का फ़ोन अब यहाँ पर फिर से बजने लगता है। जब वो अपने फ़ोन को देखते हैं तो यहाँ पर उसके फ़ोन पर फिर से एक इंटरनेट कॉल आ रही थी और अब वो यहाँ पर आलिशा के फ़ोन को पर अभी बात ना करते हुए वो सबसे पहले उसी कॉल को ही रिसीव करते हुए ही और वो अब अपने कान में लगाते हैं तो सामने से उन्हें फिर से आवाज़ आती है, धनंजय आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जहाँ एक तरफ धनंजय के एक कान में आयशा मारवा की आवाज़ आ रही थी तो वहीं दूसरे कान में यहाँ पर नताशा की आवाज़ आ रही थी और दोनों ही साइड से धनंजय या आयशा का ही कॉल सोच रहे थे। अब धनंजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है और आखिर अब इस सिचुएशन में करे तो क्या करे, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा कौन है और कौन नहीं। और वैसे भी आयशा एक है तो वो दो तरह से कैसे फ़ोन कर सकती है। वो भी यहाँ पर पूरी तरह से साइलेंट खड़े हुए थे। इधर आलिशा जो कि अभी यहाँ पर अपने मामा जी को ही बड़े ही गौर से देख रही थी। आलिशा जब उनका ये साइलेंट रिएक्शन देखती है तो उसे देखकर अब आलिशा भी खुद खामोश थी कि आखिर उसके मामा जी को हो क्या गया है। इधर कुछ ही देर के बाद
बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल जो कि दोनों ही फ़ोन को अपने कान पर लगाकर खड़े हुए थे, वो भी यहाँ पर जब कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, उन्हें ये बहुत ही अजीब लग रहा था, तो वो वहीं पर ही अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। इधर वहीं धनंजय को इस तरह से बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ देखकर आलिशा जल्दी से उनकी तरफ भागती और वो अब जल्दी से कहती है, मामा जी क्या हुआ आपको। तो इधर यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ फोन पर आयशा और नताशा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि रानी आलिशा ऐसे क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि वो दोनों ही अब धनंजय की हालत के लिए कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आलिशा इस तरह से क्यों चिल्ला रही है, धनंजय ठीक तो है ना। तो इधर क्योंकि ना तो आयशा मारवा को पता था कि दूसरी तरफ से फोन नताशा का है और ना ही नताशा को आयशा के बारे में पता था। तो इधर यहाँ पर एक तरफ आलिशा जो कि धनंजय को ऐसे देखकर अब अपने सर्वेंट को बुला रही थी, उन्हें आवाज़ें लगा रही थी और कह रही थी, आप सभी प्लीज़ जल्दी यहाँ पर आइए और हमारी मदद कीजिए। इधर यहाँ पर रानी आलिशा जो कि इतनी ज़ोर से राजमहल में चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ को सुनकर अब वहाँ सभी सर्वेंट वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी इस आवाज़ को सुनकर तो अब तक वहाँ पर बड़ी रानी और महेंद्र पीरामल भी आ जाते हैं, क्योंकि आलिशा खुद पैनिक कर गई थी इस तरह से अपने मामा जी को अपनी आंखों के सामने बेहोश होता हुआ देखकर। इधर जैसे ही वो सभी वहां पर आते हैं तो धनंजय पीरामल को ऐसे गिरा हुआ देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, आलिशा बेटा भैया को क्या हुआ है, वो इस तरह से क्यों गिरे हुए हैं। इस बात पर अब आलिशा कहती है, वो तो पता नहीं मामा जी कि इन्हें क्या हुआ है, अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें सबसे पहले इन्हें मेडिकल फ्लोर की तरफ लेकर जाना होगा, इसलिए देखो हम बस इन्हें वहीं पर ही लेकर जा रहे हैं, उसके बाद में ही हम इनसे बातें कर सकते हैं। और ये कहते हुए ही वो इधर मेडिकल फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं महेंद्र पीरामल जब वहाँ से जाने लगते हैं तो दोनों ही फ़ोन वहाँ पर नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। उन दोनों ही फ़ोन को देखकर अब महेंद्र को भी अजीब लगता है, इसलिए वो जैसे ही दोनों फ़ोन को अब उठाकर अपने कान में लगाकर हेलो कहते हैं तो उन्हें दोनों ही फ़ोन से अब एक जैसी आवाज़ आती है जो यहाँ पर दोनों ही तरफ से कह रहे थे, धनंजय को क्या हुआ है। इधर ये सुनते ही पहले तो महेंद्र पीरामल को एक जोर का झटका लगता है कि आखिर दो फ़ोन कॉल पर एक ही आवाज़ कैसे आ सकती है। और अब वो दोनों ही फ़ोन को अब एक बार बड़े ही ध्यान से उनकी स्क्रीन की तरफ देखता है। जैसे ही महेंद्र ने स्क्रीन की तरफ देखा तो वहाँ पर दो अलग नंबर थे, लेकिन सेम उनसे आवाज़ बिल्कुल सेम आ रही थी, एक जैसी आवाज़ थी। एक बार फिर से दोनों फ़ोन को वो फिर से अपने कान में लगाकर हेलो कहते हैं तो सामने से उन्हें फिर से एक जैसी ही आवाज़ आती है जो कि फिर से कह रही थी, धनंजय कैसे हैं। इस बार तो यहाँ पर महेंद्र पीरामल के भी एकदम से ही होश उड़ गए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अरे दो अलग अलग फ़ोन, दोनों पर नंबर भी अलग अलग, तो सेम आवाज़ कैसे हो सकती हैं। इधर उनके हाथ अब यहाँ पर कांपने शुरू हो गए थे। महेंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उनके चेहरे पर अब यहाँ पर डर साफ दिखाई देता है और उनके हाथ से अब महेंद्र के हाथ से भी वो दोनों के दोनों फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो वहीं अब यहाँ पर वो कहते हैं, चुड़ैल आयशा मारवा हो गई। हाँ, क्योंकि उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये कहते हुए वो यहाँ पर धनंजय पीरामल के कमरे में ही चिल्लाते हुए ही अब सीधा ही मेडिकल फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि महेंद्र को तो ये लगा था कि ये आयशा की अगर दोनों ही तरफ से फ़ोन से बात हो रही है, दोनों ही तरफ से अगर सेम आवाज़ आ रही है तो ये आयशा मारवा कहीं अब चुड़ैल तो नहीं बन गई। और इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पर उन सबको अपने आगे जाता हुआ देखकर अब महेंद्र पीरामल पीछे से आवाज़ लगाते हुए ही कहते हैं, दीदी प्लीज़ मेरी बात सुनो, चुड़ैल आयशा मारवा बन गई, चुड़ैल अब आयशा मारवा बन गई। ये कहते हुए ही जब वो हाफते हुए मेडिकल फ्लोर पर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसे देखकर अब बड़ी रानी भी खुद हैरान होती हैं कि अब महेंद्र को क्या हुआ। एक तरफ जहाँ पर उसका भाई धनंजय बेहोश था तो दूसरी तरफ महेंद्र भी यहाँ पर हाफता उन्हीं के पीछे भाग रहा था। तो वो उनसे कहती है, क्या हुआ है महेंद्र आपको। अब रानी रेवती अब यहाँ पर बड़ी रानी की इस बात का जवाब देते हुए अब तो महेंद्र पीरामल कहते
हैं वो क्या है, वो आयशा मारवा चुड़ैल बन गई। इधर इस बात पर अब यहाँ पर रानी आलिशा कहती है, मामा जी व्हाट नॉनसेंस दिस, स्टॉप इट, क्या लगा रखा है आपने ये। हाँ, एक तो वैसे ही हमें बड़े मामा जी की काफ़ी चिंता हो रही है कि आखिर वो इस तरह से बेहोश क्यों हो गए, और अब एक आप हैं जो आप ये सब बकवास कर सकते हैं। अरे भला आयशा आंटी कैसे चुड़ैल बन सकती हैं? आपको कुछ समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? अरे जो भी कुछ कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। अब यहाँ पर आलिशा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, नहीं आलिशा बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप दोनों खुद ही सोचिए। अरे दो अलग अलग फ़ोन और दो अलग अलग नंबर, लेकिन सेम ही आवाज़ आ रही थी, एक जैसी आवाज़। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? आप खुद सोचिए। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि क्या आयशा मारवा चुड़ैल बन गई हैं। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही रानी आलिशा और रानी रेवती अब दोनों ही एकदम से ही हैरान होती हैं कि आखिर महेंद्र उनसे क्या कहना चाहता है। इसलिए अपनी हैरानी में ही दोनों ही अब एक साथ कहती हैं, क्या कहा तुमने? इधर उन दोनों की इस बात पर महेंद्र पीरामल कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाते हैं, और कुछ सोचने के बाद अब वो कहते हैं, देखो मेरा मतलब है आयशा मारवा चुड़ैल बन गई है। महेंद्र की फिर से इस बात पर रानी आलिशा कहती है, कुछ भी मामा जी। हाँ, आप सच में कुछ भी कहते रहते हैं। अरे हमें लगता है कि बड़े मामा जी को किसी बात का काफ़ी स्ट्रेस हुआ होगा और इसलिए वो बेहोश हो गए होंगे। और वैसे भी हमें पता चला है कि मामा जी किंग के साथ मीटिंग करने के लिए गए थे, तो शायद मीटिंग में ही कोई टेंशन वाली वहाँ पर बात हुई होगी। ज़रूर वहाँ पर कुछ ऐसे हुआ होगा जिससे वो स्ट्रेस में आ गए होंगे और जिसकी वजह से ही वो भी अचानक यहाँ पर बेहोश हो गए। रानी आलिशा की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल फिर से अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बात का कोई भी मीनिंग नहीं था, क्योंकि अब आलिशा साफ कहती है कि मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्होंने शायद अपने दिमाग पर थोड़ा बहुत प्रेशर ले लिया होगा और जिसकी वजह से ही ये सब हुआ है। एक तरफ जहाँ पर रानी आलिशा अपना ये परसेप्शन बनाए बैठी थी तो महेंद्र का अपना था, तो इधर ये सभी अब बस यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो धनंजय एकदम से इस तरह से बेहोश हो गए। जहाँ पर ये तीनों ही अभी अपने अपने परसेप्शन अलग अलग बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बड़ी रानी तो अभी भी अपनी ही सोच में थी, क्योंकि बड़ी रानी यहाँ पर महेंद्र की बातों को सुनने के बाद अब वो यहाँ पर उसकी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर सच में क्या हुआ होगा। क्योंकि महेंद्र की बातों को सुनने के बाद अब वो यहाँ पर उसकी बातों को अब चाहकर भी अपने मन से नहीं निकाल रही थी, क्योंकि भले ही महेंद्र ये बात कह रहा हो लेकिन इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो वजह ही है। तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा मारवा इधर अपने ही रूम में परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। आयशा को धनंजय की काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि धनंजय अचानक से बात करते करते उनकी आवाज़ आना बंद हो गई थी, और ऊपर से उन्होंने यहाँ पर आलिशा को भी मामा जी चिल्लाते हुए सुना था। इसलिए अब आयशा को धनंजय की काफ़ी चिंता थी। एक तो धनंजय ने जो लक्ष्य वर्मा के बारे में, राहुल के बारे में, आयशा के बारे में जो भी कुछ कहा, वो सब बातें उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो अपना कोई जस्टिफिकेशन दे भी पाती कि तभी धनंजय की उसे आवाज़ ही नहीं आई, इसलिए वो काफ़ी थोड़ा सा अनसिक्योर भी फील कर रही थी। इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर इधर उधर चक्कर काटने के बाद अब आयशा मारवा सोचती है उसे इसके बारे में अनिका से हेल्प लेनी चाहिए। आखिर अब वो क्या करे। और वैसे भी यही लग रहा है कि राहुल के बारे में धनंजय को कैसे पता चला। आयशा भी यहाँ पर इतनी स्ट्रेस में थी कि उसे अभी भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ देर सोचने के बाद अब आयशा को अब यहाँ पर कब नींद आ जाती है खुद उसे भी पता नहीं चलता। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अपने रूम में बैठे हुए किंग अपनी ही सोच में थे
किंग को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें आने वाले किसी भी तूफान का अब अंदाजा पहले से ही हो गया है। फ्लावर आइलैंड की वो फाइट तो बस एक यहाँ पर आगाज था, असली जंग की तैयारी तो अब शुरू हो गई है। अब वक्त आ गया है जब अनिका, रोहित और आलिशा एक साथ होकर लड़ेंगे। पिछली बार भी ये हो सकता था, लेकिन अनंता ने बीच में आकर सब कुछ वहां पर रोक दिया। अनंता को उस समय बीच में नहीं आना चाहिए था और इसका रिजल्ट अवंतिका को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहले गुरुदेव, उसके बाद रानी अवंतिका और फिर मिसिज साधना गुलेरिया। उनकी मौत किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन तीनों की ही मौत सच में बहुत ही रहस्यमयी हुई थी। गुलेरिया हाउस में उनकी मौत कैसे हुई, मैंने इस बात का पता लगाने की कितनी ही कोशिश की थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। जहां एक तरफ बूढ़े किंग अपने ही सोच में थे, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक पुरानी रिसर्च लैब थी, जहां पर दो शख्स खड़े हुए थे। उनकी नज़र बस यहाँ पर सामने ही थी, और सामने एक ब्लू कलर का एक बड़ा सा डायमंड रखा हुआ था। उस डायमंड को देखकर अब एक शख्स कहता है, तुम आखिर वेट किस चीज का कर रहे हो? इस बात पर अब उसका साथी कहता है, ये डायमंड अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे पूरा करने के लिए अभी हमें अनिका गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और आलिशा पीरामल का बोन मैरो चाहिए, क्योंकि जब तक हमें उन तीनों का बोन मैरो नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा नहीं हो सकता। ये प्रोसेस तब तक अधूरा ही है, और जब ये मिल जाएंगे तो इसके बाद ही मैं इसे शुरू करूँगा। मैं अपना मोस्ट अवेटिंग एक्सपेरिमेंट उसके बाद शुरू करने वाला हूँ। ये सुनते ही उसका साथी कहता है, मुझे पता है कि तुमने काफ़ी इंतज़ार किया है इनकी बोन मैरो का और इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने का। इस बात पर अब उसका साथी कहता है, ये सब कुछ हुआ है उस शीला की बेवकूफ़ी की वजह से और उन दोनों दोस्तों की प्लानिंग की वजह से। अगर सारी की सारी सिचुएशन ठीक होती तो अब तक तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट कब का पूरा हो चुका होता। इधर उसकी इस बात पर अब यहाँ पर दिव्यांशी कहती है, उन दोनों दोस्तों का क्या करना है, क्योंकि वो दोनों दोस्त पहले भी हमारे बीच में आए थे, और अभी ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अब की बार तुम्हें उन दोनों दोस्तों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दो, क्योंकि उन दोनों दोस्तों को तो मैं देखती हूँ कि आखिर इस बार वो बीच में कैसे आते हैं। वो यहाँ पर करण और धनंजय के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि एक बार पहले भी करण और धनंजय की वजह से ये आकाश आलिशा अनिका तक नहीं पहुँच पाए थे। इधर ये सुनते राजेश्वर पीरामल, क्योंकि जो यहाँ पर एक शख्स राजेश्वर ही था, वो कहते हैं, पहले आलिशा और आकाश गुलेरिया को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। एक बार वो दोनों भाई बहन मेरे पास आ जाए तो उनके पीछे पीछे तो वो अनिका गुलेरिया अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही उस अनिका गुलेरिया को पता चलेगा कि आकाश और आलिशा मेरे कब्जे में है, तो अनिका के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। और वैसे भी अनिका को हम इतनी आसानी से अपने कब्जे में वैसे नहीं ला पाएंगे, लेकिन आलिशा और आकाश के थ्रू उसे अपने काबू में करना हमारे लिए आसान होगा। एक बार वो दोनों भाई बहन बस यहाँ पर आ जाएं। और ये कहते हुए ही राजेश्वर पीरामल अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर उन्हें हंसता हुआ देखते हुए दिव्यांशी कहती है, सबसे पहले तो हमें अनिका गुलेरिया को उस स्पेशल डिपार्टमेंट से अलग करना होगा, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि कैप्टन डिजिल्वा ने क्या किया था, अनिका की जगह रश्मि को भेज दिया था। बस वही चाल हमें दोबारा से चलनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसा मेंबर वहाँ पर भेजना होगा। इस बात पर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, हमें उस नए किंग को अब बस डिस्ट्रैक्ट करना होगा, वरना हर बार की तरह इस बार भी वो किंग आलिशा को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि जब हम आकाश और आलिशा को यहाँ पर लेकर आए तो किंग को पता चल जाए और अनिका के आने से पहले ही किंग यहाँ पर आ जाए और वो आलिशा को यहाँ पर बस से बचा कर लेके चला जाए। इसलिए सबसे पहले तो हमें एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे किंग को इन सब बातों के बारे में पता ही ना हो। इधर इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, उसने किंग को बिजी कैसे रखना है ये भी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दिव्यांशी की इस बार हम इन तीनों भाई बहन को किडनैप करने के लिए हमें
चक्रव्यूह बनाना होगा, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें इन तीनों के लिए ये तीनों उसमें फंसेंगे ही फंसेंगे और इन्हें बचाने वाला अब की बार कोई भी नहीं होगा, खुद किंग भी नहीं, क्योंकि तभी तो वो तीन भाई बहन हमारे जाल में फंसेंगे। अब ये कहते हुए ही दिव्यांशी अब यहाँ पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल लाती है और अब साथ में वो कुछ सोच रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश्वर पीरामल भी अभी अपनी ही सोच में थे कि आखिर उन्हें अपने इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अरे सालों से वो जिस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली अब पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बस अब उसे यहाँ पर आलिशा, आकाश और अनिका इन तीनों की ही जरूरत थी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में गुलेरिया हाउस में नंदनी अब यहाँ पर शारदा की मदद से किचन में लंच को प्रिपेयर करने में बिजी थी। तो वहीं इधर अपने रूम में देवराज गुलेरिया को जितना सुकून मिल रहा था ना इतने सालों के बाद, वो सच में उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था। जितना सुकून उसे अपने कमरे में था, साथ के साथ अब उसका गुस्सा भी उन्हें आ रहा था और उन्होंने यहाँ पर अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने ही इस रूम में बिताया था। उन्हें अब वो सब याद आ जाता है जो करण और शारदा की मदद से उस किंग ने मुझे टॉर्चर किया था। ये सब कुछ याद करते हुए ही देवराज गुलेरिया का गुस्सा अब और भी बढ़ता है, क्योंकि जब अपने कमरे में वो आए थे तो उन्हें सुकून मिला, लेकिन इस कमरे में यहाँ पर फिर से उन्हें वो टॉर्चर की सारी ही बातें याद आ जाती हैं, जिसे चाहते हुए भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पर उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो भी यही सोच रहे थे कि अब वो अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि उन्हें अपना बदला भी तो पूरा करना था। इधर उन्हें ऐसा कुछ करना होगा कि वो अनिका, आलिशा और आकाश को एक छत के नीचे लाना ही होगा, क्योंकि इन तीनों का भी इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने प्लान का अब नेक्स्ट स्टेप उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सभी का मकसद अब इन तीनों का बोन मैरो लेना ही था। जी एक तरफ जहाँ राजेश्वर पीरामल भी यही सोच रहे थे, तो अभी यहाँ पर देवराज गुलेरिया के मन में भी यही सब चल रहा था। कुछ देर तक सोचने के बाद जब उनकी नज़र यहाँ पर वॉल क्लॉक पर जाती है तो उसे देखने के बाद कहते हैं, अरे ये तो लंच का टाइम हो गया है। चलो देवराज, अब नाटक करने का फिर से वक्त आ गया है, क्योंकि अब मुझे फिर से नीचे जाना होगा और मुझे अपने नाटक को कंटिन्यू करना होगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब अपने रूम से निकलकर एलिवेटर की तरफ बढ़ जाते हैं। एलिवेटर में जाने के बाद देवराज गुलेरिया यहाँ पर सबसे नीचे के बटन को प्रेस कर देते हैं और जैसे ही वो यहाँ पर नीचे हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी फैमिली तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उन्हें ऐसे देखकर अब देवराज गुलेरिया भी वहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं और हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पर बैठ जाते हैं। जब वो यहाँ पर बैठते हैं तो उनके कानों में अब यहाँ पर शकुंतला की आवाज़ आती है, जो कि अभी प्रीति से कह रही थी, तुम और ओमकार कब शादी करने वाले हो? अरे कितना समय हो गया है तुम दोनों की एंगेजमेंट को, अब तो तुम दोनों शादी कर लो। और कितना समय चाहिए तुम्हें? हाँ, क्योंकि एंगेजमेंट को ज़्यादा लंबे समय तक हम ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए मेरी बात मानो, अब तुम भी शादी कर लो। और हाँ, ये इधर यहाँ पर जैसे ही वो ये कह रही थी तो ये सुनते ही यहाँ पर ओमकार कहता है, वैसे सच कहूँ तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अब जैसे ही यहाँ पर ओमकार इन दोनों की इन बात के बीच में ये कहता है तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोग अब ओमकार की तरफ ही देखने लगते हैं कि आखिर ओमकार के पास ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है। इधर ओमकार ने जैसे ही सब की तरफ देखा कि सब बेसब्री से उसी की ही तरफ देख रहे थे, तो सबके इस रिएक्शन को देखकर अब यहाँ पर ओमकार कहता है, अरे तुम सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? गुड न्यूज़ यहाँ पर मेरी नहीं है। अरे वो क्या है ना कि सनी मारवा और मिस मुक्ता पारासर की वेडिंग डेट अनाउंस हो चुकी है, तो बस यही गुड न्यूज़ है। और वो भी बस पूरे 10 दिन के बाद, क्योंकि उन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। इधर जैसे ही ओमकार ने ये कहा, ये सुनते ही तो भी यहाँ पर नंदनी माँ भी कहती है, क्या बात है? अरे ये तो सच में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कितने लंबे समय के बाद अब हमें यहाँ पर खुशियाँ मिल रही है।
वैसे ओमकार, एक बात पूछूं, तुम्हें जलन नहीं हो रही है ना? इस बात पर अब यहाँ पर ओमकार अब यहाँ पर नंदिनी भाभी की तरफ ही देखता है और वो भी यहाँ पर अपने कंफ्यूज सा एक चेहरा बनाकर अब अपनी भाभी से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? इधर ओमकार की इस बात पर अब नंदिनी भाभी कहती है, अरे मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी और सनी की एंगेजमेंट एक ही साथ हुई थी ना, एक ही दिन हुई थी, एक ही वेन्यू पर हुई थी। बस इसीलिए ही, क्योंकि देखो जब तुम दोनों ही फ्रेंड्स की एंगेजमेंट एक साथ हुई थी और अब सनी की शादी पहले हो रही है, तो कहीं इस वजह से तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि तुम्हारी शादी की डेट अब तक अनाउंस क्यों नहीं हुई है?